Hi everyone, this is Arun Mishra show and today I am talking about इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी को जानना चाहिए। ये इतिहास से भी संबंधित है और साथ में हमारे ऐतिहासिक धरोहरों के साथ क्या हुआ ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको पूरा देखें और समझें कि इसमें तथ्य क्या है और कितना फैक्ट सही है गलत है जो भी है, पर ये जो है रिसर्च के आधार पर बताया जा रहा है और आप लोग इसको जानें और आप लोग को जानकारी मिलेगी। हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और यूरोप के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से भी 500 ईयर पुरानी थी, क्योंकि अब तो वो रही नहीं। अब हम यही जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की हालत अब क्यों नहीं है ऐसी, खत्म हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। किसने जलाया, क्यों जलाया, ये हम जानेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद नालंदा ही दूसरा विश्वविद्यालय था भारत का, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय आवासीय परिसर का पहला विश्वविद्यालय था, यानी यहाँ पे लोग छात्रावास भी था। हम ये जानेंगे कि किसने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय। इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय अचानक से चर्चा में क्यों आया 2025-24 के दौरान में। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय के 821 साल पुराने इतिहास को दोहराने की बात की थी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित कराने का, यानी फिर से रिस्टोरेशन कराने का, रिकंस्ट्रक्ट कराने का आश्वासन दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उस समय से चर्चा में आ गया कि क्यों नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ऐसा हुआ था, किसने किया और अब आगे स्टेप्स क्या लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। जाहिर सी बात है, ये हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, तो हमें ही इसको पुनर्जीवित भी करना होगा और साथ में उन सभी कारणों को भी जानना होगा कि किस लिहाज से हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे विश्वविद्यालय के साथ ऐसा किया गया और किसने किया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ भारतीय इतिहास की विरासत नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय से भारत के साथ साथ एशियाई देशों और कई देशों, विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। यह सच है कि भले विश्वविद्यालय को जला दिया जाए, किताबों को जला दिया जाए, लेकिन क्या आग की लपटें वहां के फैले हुए ज्ञान को मिटा सकती हैं? किसी भी राजा या बादशाह या सल्तनत के समय की क्रूरता दिए गए ज्ञान को मिटा सकती है? क्या इतिहास को मिटाना संभव है? नहीं है ना। तो इसलिए आज पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय को किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कितना ये कोशिश कामयाब होती है। जाहिर सी बात है, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों पर ध्यान देते हैं, तो पुनर्जीवित तो होना ही होना है और आगे की सरकारें भी ऐसा करेंगी, क्योंकि ये भारतीय धरोहर है और भारत में भारतीय धरोहर और संस्कृति को जगह नहीं मिलेगी पुनर्जीवित करने की, तो फिर क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, ब्राह्मणों ने या फिर खिलजी ने? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट कुमार गुप्त के समय में बनवाई गई संस्था थी। इसका निर्माण 450 ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण हर्षवर्धन और पाल शासकों के समय से होता रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में जलाने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार, बोधगया, उदंतपुरी और नालंदा के अलावा और कई देशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस वक्त वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, उन्नत किस्म की थी। तब शिक्षा व्यवस्था जो थी वो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पर थी। आज की शिक्षा व्यवस्था जो है वो टेक्नोलॉजी पर है निर्धारित। तो ये फर्क था तब के और अब के शिक्षा पद्धति में। लेकिन तब के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति बेहतर थी, इसलिए आसपास के क्षेत्रों के अलावा बाकी देशों से भी लोग छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। देखिए, कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने
नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। पर इतिहासकारों की माने, कुछ इतिहासकारों की माने तो वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल आधारहीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष या सबूत नहीं मिले हैं कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, आग लगाई। क्योंकि बख्तियार खिलजी के नालंदा जाने का प्रमाण किसी के पास नहीं है कि बख्तियार खिलजी नालंदा आया था। जानकार ये बताते हैं कि वह उदंतपुरी आया था और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में झाड़ फूक और टोना टोटके की पढ़ाई होती थी। अब आजकल लोग टोना टोटका को भी आडंबर मानते हैं, पर तब उसकी पढ़ाई होती थी। तो सोचने वाली और ये भी आपके जानने वाली बात है कि उदंतपुरी में टोने टोटके की पढ़ाई होती थी, उसका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी। किसी के जरिए अपने अज्ञात सूत्रों से बख्तियार खिलजी को भी यह जानकारी मिली थी कि उदंतपुरी में बहुत सारा खजाना है, या उदंतपुरी और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारा खजाना पाया जा सकता है। इसलिए वह 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ 1197 ईस्वी में 1197 ईस्वी में उदंतपुरी किले पर हमला करके यहां का सारा खजाना लूटकर वापस दिल्ली चला गया नाव के सहारे। अब ये तो कहना मानना है डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा इतिहासकार हैं उनका। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता की बात करें, समृद्धि की बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय में 7 बड़े सभागार थे और 300 कमरे थे। इसके अलावा 9 मंजिले की विशाल पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी थी, 9 मंजिले की। सोचने वाली बात है, आज भी हमारे यहाँ 9 मंजिले की पुस्तकालय नहीं पाई जाती हैं। आज के 821 साल पहले, 2000 साल पहले का ये सब इतिहास है पूरा मिला के। तो तब के समय में जो है 9 मंजिला पुस्तकालय पाई जाती है, तो ये सोचने वाली बात है। अगर 871 साल पहले के इतिहास में 9 मंजिला इमारत की पुस्तकालय पाई जाती है, तो ये सोचने वाली बात है कि शिक्षा पद्धति पर कितना ध्यान दिया जाता था, शिक्षा के लिए कितना सोचा जाता था। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय के शिक्षाओं के लिए, और लगभग 90 लाख बुक्स, पुस्तकें थी उस लाइब्रेरी में। अब अगर हम बात करें कि क्या ब्राह्मणों ने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को या बख्तियार खिलजी ने, लक्ष्मीकांत सिन्हा का कहना है कि, जो कि इतिहासकार हैं, कि उस समय बख्तियार खिलजी के समय में एक बुक लिखी गई तबकात ए नासरी, जिसके लेखक थे मौलाना मिन्हानुद्दीन अबू उम्र ए उस्मान, जिन्होंने इस बुक को लिखा था उस वक्त में। उस बुक में यह मेंशन है कि नालंदा जाने का बख्तियार खिलजी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी नहीं गया। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी तेज तर्रार लड़ाकू था, जो कि अफगानिस्तान के खिलजी जनजाति से आता था। खिलजी उसका टाइटल था। उस वक्त बहुत सारे राज्य प्रिंसी राज्य हुआ करते थे। प्रिंसी राज्य का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे राज्य छोटे हों, बहुत ज्यादा संरक्षण ना हो, सेना ना हो, तो वहां पे जीतना आसान होता था। इसके अलावा तो उनके पास काफी मात्रा में सोने, हीरे, जवाहरात ये सब पाया जाता था। तो बख्तियार खिलजी ऐसी जगहों पर लूटपाट किया करता था। 18th सेंचुरी के बाद ब्राह्मणों और बौद्धों में विवाद बढ़ा, तो ब्राह्मणों ने बौद्ध विहार को नष्ट किया। इस विवाद के कारण ब्राह्मणों और बौद्ध में जो विवाद हुआ, इस विवाद के कारण ब्राह्मणों ने बौद्ध विहार को, यानी बौद्ध धर्म के कुछ क्षेत्रों को नष्ट किया, और साथ में कुछ बौद्धिस्ट लोगों की हत्या भी की। प्रमाण में यह आया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिन्हा जी का यह भी कहना है। ऐतिहासिक धारणा यह भी है कि पुराने धरोहरों को तोड़कर शिवलिंग की स्थापना की गई, शिवलिंग का निर्माण किया गया, और उसी रसाकसी में, जोड़ तोड़ में
नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया होगा? देखो, किसी ने भी जलाया हो, जलाया तो गया, प्रमाण किसी के लिए पूरा नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग क्रूरता कर रहे थे, उन्होंने मतभेद को बढ़ाने के लिए, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए, मानसिकता को गुलाम बनाने के लिए भी ऐसा किया हो। क्योंकि एक संस्कृति पनपती है जिस जगह से, उस जगह को ही नष्ट कर दोगे तो ना रहेगी संस्कृति, ना रहेंगे ऐसे संस्कृति को संरक्षण देने वाले लोग, ना ये संस्कृति बढ़ाने वाले लोग रहेंगे। तो ये भी माना जा सकता है जलाने का कारण। किसने जलाया, वो कारण चल रहा है। 7th सेंचुरी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 3000 से ज्यादा भिक्षु रहते थे। 8वीं या 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य के शिष्यों ने इसे पूरा नष्ट कर दिया। 1234 ईस्वी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामी जी ने उदंतपुरी का भ्रमण किया और उस समय उन्होंने कहीं यह जिक्र नहीं किया अपनी बातों में कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया है। तो क्या फिर खिलजी ने जलाया होगा, अगर ब्राह्मणों ने नहीं जलाया उस बौद्ध और ब्राह्मणों के संघर्ष में? हीराचंद शास्त्री द्वारा 1920 में नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों की खुदाई की गई। वहां पर उन्होंने कुछ चीजों की स्थापना की और कुछ नई स्टोरियों की भी शुरुआत वहां पे की गई। कुछ कहानियां गढ़ी गई वहां पर, और ये बताया गया, बोला गया कि खिलजी ने इसे जलाया था। 1920 यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में जो खाना बनाने का सेक्शन होता है वह अलग रहता है। बौद्ध भिक्षु 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। अब ये हीराचंद शास्त्री जी का ही योगदान रहा होगा कि उन्होंने इस बातों पर कई लेख और किताबें लिख दी थी। मैं बताना चाहूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख ऐतिहासिक और शिक्षण संस्थान था, जहां पर शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते थे। इस विश्वविद्यालय में 9 लाख से ज्यादा किताबें, 10,000 से ज्यादा छात्र, 1500 से ज्यादा शिक्षक मौजूद थे उस समय। यहां पर पर्यावरण, वानिकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, साहित्य, धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद और कई विषय पढ़ाए जाते थे। यह भी अध्ययन का विषय है कि कितने सब्जेक्ट और ज्यादा पढ़ाए जाते थे उस समय के दौरान में। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय लैंग्वेज और संस्कृत या बाकी अन्य लैंग्वेजेज भी पढ़ाई जाती रही होंगी। इस स्कूल के प्रांगण में सैकड़ों बिल्डिंग, दर्जनों तालाब, मेडिटेशन हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टडी रूम्स के अलावा आवासीय परिसर बने हुए हैं। अभी भी खोज पे पता चलता है सारा। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 455 एकड़ की जमीन पर किया गया था। अब कुछ नए इतिहासकार जो हैं वो जानबूझकर ये सब प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का पूरा प्रमाण मिल चुका है, क्योंकि जब 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी उदंतपुरी में अपना कब्जा जमाने के लिए आया और वहां पर बीमार पड़ गया, तो उसको जानकारी मिली कि उस बीमारी का इलाज बौद्ध भिक्षुओं के पास, और बौद्ध भिक्षु वहां पे रहते हैं, और वो वहां पे जाके मिले तो उनका इलाज हो सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि बख्तियार खिलजी को दवा खाना नहीं पसंद था, वो दवा नहीं खाना चाहते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा उन्हें दवा नहीं खाना, बस यह एक किताब है, उस किताब को पढ़ लो आप, और किताब पढ़ोगे तो ठीक हो जाओगे। अब बख्तियार खिलजी ने वो किताब मंगवाई और पढ़ने लगे, और पढ़ने के दौरान आप लोगों की आदतें होंगी कि जब किताब के पन्ने पलटते तो कई लोग ऐसे हैं जो जीभ से ऐसे चाट लेते हैं फिर पढ़ते हैं, जीभ से थूक लगाते हैं और पढ़ते हैं। जब वो किताब उठा के पेज को पलटते तो पेज को पलटने के जगह पर जो है दवा
थोड़ी थोड़ी दवा का अंश लगा हुआ था। अब उस किताब को पढ़ते रहे वो और उसी दौरान वो ठीक हो गए। लेकिन जब उन्हें इस चीज की जानकारी मिली कि दवा लगाई गई थी, तो इस बात से नाराज होकर उन्होंने लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया और आग लगा दी। ये कहने की बात है। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच संघर्ष भी इसका कारण माना जाता है, पर यह कारण बहुत पीछे है और बख्तियार खिलजी के दवाई वाला जो अंश है वो कारण आगे रखा जाता है इतिहासकारों के अनुसार। अब सही से माने तो ना तो ब्राह्मणों या बौद्ध भिक्षुओं के बीच में जो संघर्ष हुआ उसका पूरा प्रमाण है, ना बख्तियार खिलजी ने जो जलाया विश्वविद्यालय उसका प्रमाण है, पर बख्तियार खिलजी के लिए ये कहानी तो है, इसको सच माना जाता है। तो इस कहानी के अनुसार और इसी को आधार बनाकर बख्तियार खिलजी का नाम आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। पर यह भी सच है कि जलाया तो गया। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, जिसको नष्ट किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में धारणा बनाई गई थी कि यहां सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं की ही पढ़ाई होती है, जबकि आज 17 देश के 17 कंट्री के 400 से ज्यादा स्टूडेंट अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहां पर करते हैं और ये वापस पहले की ही तरह वैश्विक रूप लेता जा रहा है। अपने इतिहास के अनुसार धीरे धीरे वो चीजें फिर से स्वरूप में होती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। आज इसी विश्वविद्यालय के कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और कई देशों में इसका एमओयू हो चुका है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के इंटेंशंस को पूरे विश्व में प्रूव किया जा चुका है कि कितने बड़े लेवल पर शिक्षा, कितने सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी और एक भारतीय संस्कृति जो कि बेहतर पनप रही थी और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा था, इसे जला दिया गया। वापस इसी संस्कृति को, इसी धरोहर को पुनर्जागृत करने का काम शुरू किया जा चुका है। तो सबसे पहले इस सभी चीजों के लिए, पुनर्जागृत चीजों के लिए आप सभी भारतवासियों को बधाई। और ऐसे ही सरकारें आते रहें जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर और शिक्षा पर ध्यान दें और हम सभी के लिए एक गर्व का क्षण आए। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन कर लिया करें कमेंट सेक्शन में डाल के। मिलते हैं नए वीडियो में नई एजुकेशन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।